अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख। आज हम प्रोग्राम में दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो दोबारा से पाकिस्तान में मुल्क के अंदर नैब कवानीन में तरमीम की बात की जा रही है, जबकि दूसरा मुल्क में महंगाई की नई जो लहर आई है, दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। नैब में की तरमीम के हवाले से अब वज़ीर आज़म भी बात कर रहे हैं और वज़ीर आज़म ने क्या कहा है वो हम पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का तारुफ कराएंगे। सुनाएं जी। से तो अब हम नैब के कानून बदलने लगे हैं ताकि उनको आइसोलेट करें, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स है और बिजनेस कम्युनिटी है, तो उससे फिर हमें क्वालिटी के लोग मिल जाएंगे, वो जो अभी नहीं मिलते हमें सीईओज प्राइवेट सेक्टर से क्वालिटी के डरते हैं नैब की वजह से आते हुए, तो वो हमें एक प्रॉब्लम है। जी नाजरीन, सुना आपने वज़ीर आज़म क्या फरमा रहे थे। नैब में तरमीम क्या वो बात कर रहे थे कि अब हुकूमत करने जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान और साबिक अटारनी जनरल अशतर उसाफ साहब। अशतर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे साथ असनाद मलिक साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं और कवानीन के हवाले से बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। तो अशतर उसाफ साहब के पास हम जाते हैं। अशतर साहब, आपने देखा प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे थे, और इसके अलावा आपको तो मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की तरफ से भी नैब तरमीम के हवाले से डायरेक्शन है, जिसमें पावर ऑफ अरेस्ट है। इसके अलावा जो ट्रायल की मुद्दत है उसके बारे में बातें हैं। अपोजिशन की भी मुख्तलिफ डिमांड है और हुकूमत खुद भी अब तो वज़ीर ख़जाना ने भी गुज़श्ता दिनों बात की है नैब तरमीम की, ताबिश गौहर ने बात की और अब प्राइम मिनिस्टर ख़ुद बात कर रहे हैं। तो वजह क्या है, कंसेंसस क्यों नहीं हो पा रहा, और हुकूमत क्या चाहती, क्या जो कानून बनाना चाहती है, क्योंकि एक दो रोज़ कबल सेनेट में हुकूमत ने पास कराए हैं कवानीन और एजेंडे के बगैर लेकर आई थी, तो ये कवानीन भी पास हो सकते हैं हुकूमत चाहती है। तो नीयत क्या है हुकूमत की या अपोजिशन की आपके ख्याल में? देखिए, बात यह है कि कवानीन को बदलना, नए कवानीन को लेके आना, उनको इम्प्रूव करना, ये तमाम की तमाम हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। और हुकूमत वक्त जो है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं है कि एक तरफा काम करे, बल्कि वो पार्लियामेंट के जरिए एक इंक्लूसिव और एक जिसको कहते हैं कि इज्तिमाई जो उसके अंदर विजडम है, उसके अंदर काबिलियत है लोगों की, उसके अंदर लोगों का तजुर्बा है, उसका फायदा उठाते हुए कवानीन बनाए। और हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली एक ज़माया अलमिया है कि पिछले 3 बरस में पार्लियामेंट को बाईपास किया जा रहा है या पार्लियामेंट को ओवरराइड किया जा रहा है। यानी वहाँ पे तो इस तरीके से चलाते हैं जिस तरह के कोई रेलगाड़ी बेकाबू हो गई हो और हर एक को कुचलते हुए आगे चली जाए। क्या तरमीम होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उनका क्या माखज है और प्राइम मिनिस्टर क्यों कह रहे हैं आप? तो प्राइम मिनिस्टर तो मेरा ख्याल है सारी जो कौम है, जो सारे मुल्क है, उसकी अक्कासी कर रहे हैं, वो उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। और वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि नैब के कवानीन जब से लगाए गए तब से उनको अब्यूज किया जा रहा है। आपने देखा कि हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि आसिफ सईद खोसा साहब, जो कि क्रिमिनल साइड के ऊपर एक अथॉरिटी समझे जाते हैं, उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि नजर आ रहा है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल है। जजमेंट्स हैं इसके अंदर बेशुमार, जिसमें कहा गया कि नैब जो है वो खुद एक करप्शन का गढ़ बन गया हुआ है। बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स है जिसमें कहा गया कि तरमीम लानी चाहिए ताकि ये बैनुल अक़वामी कवानीन और ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हो। तो हर जगह से, हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है और आज से नहीं आ रही, अब लगभग 2 दहाइयों से यही बात की जा रही है कि इस कानून में चेंज लाना अज़द जरूरी है। अच्छा, क्या चेंज होने चाहिए? जी, एक चीज़ मुझे बताएं कि हुकूमत अब चाह रही है कि चेयरमैन नैब की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील किया जाए और अपोजिशन लीडर को बाहर निकालना चाह रही है और चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन के ज़रिए वो चाहते हैं, और इसको ऑर्डिनेंस भी आ सकता है या जिस तरह आजकल कानून पास किए जा रहे हैं कि अचानक एजेंडे के बगैर एक बिल लिया जाता है, तो इस तरह भी हो सकता है। तो इस प्रपोजल पे आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, बात यह है कि ये जो इनको नजर तो ये आ रहा है
कि अपोजिशन के लीडर को इन चीज़ों में से एक्सक्लूड करना ही। अब देखिए अपोजिशन लीडर को उन्होंने एक्सक्लूड करने के लिए उनको तो जेल में डाले रखा बहुत देर, और मुंह की खानी पड़ी। फिर ये हुकूमत ही चाह रही थी कि वो अपोजिशन लीडर को खामोश करे। तो जहाँ पे वो पार्लियामेंट में खामोश करना चाहते हैं, वहां पे जहाँ जहाँ का उनका रोल है उसको भी वो खत्म करना चाह रहे। यानी ऑपोजिशन तो उनको बर्दाश्त लग रहा है कि बर्दाश्त है नहीं। लेकिन बात क्या है? बात ये है कि चेयरमैन नैब की तैनाती चाहे वजीर आजम अपनी सवाबदीद पे करें, चाहे वो चीफ जस्टिस से मशावरत पे करें, चाहे वो जो कानून इस वक्त मौजूद है जिसके अंदर बहुत विजडम है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलके ये करे, इसके अंदर बहुत ज्यादा विजडम है, बिकॉज इसके अंदर मशावरत का अमल बहुत जरूरी है कि जो भी आपका तरीकाकार हो उसमें आप ऐसे साहिब को लेके आए, ऐसे शख्स को लेके आए जिसके पास कोई किसी किस्म का कोई बैगेज नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो साबित हो जाए कि वो बिल्कुल है इन सारी चीजों से। तो सर वो उसका वो कैसे वो देखेंगे कैसे कि बिल्कुल क्लियर क्लीन देखने का आला कहाँ से लाएंगे? वो आला तो आपको पता है यहीं आसपास मिलता है 0 पॉइंट के। आला के बजाय आप उसके आलात जो हैं उसको डिफाइन करें, और वो क्या है कि आप कवानीन में ऐसी चीजें लेके आए कि उसका डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाए और कानून के मुताबिक हो जाए। बिल्कुल सही है सर। आप हमारे साथ ही रहिए, मैं असनाद से भी पूछता हूँ। असनाद साहब, ये तो एक ज़बरदस्त इन्होंने प्रपोजल भी दिए हैं चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से, और बाकी जो कवानीन में तरमीम आनी है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम जो भी तैनात करते हैं अच्छे लोग नहीं आते, तो ऐसी वजह है या इनके कोई और इश्यूज हैं? इनको पर्सनल कोई मसाइल हैं जिसकी वजह से अब ये नैब में तरमीम की बात कर रहे हैं, या ये पूरे पीछे से चलते आ रही हैं जो चीज़ें वो एक पूरी इकट्ठी हो गई हैं? देखिए, एक प्रेशर तो है पीटीआई गवर्नमेंट पे, लेकिन वो प्रेशर है ब्यूरोक्रेट का, बिजनेसमैन का। लेकिन जो जहाँ तक सियासतदानों का मामला है, तो लग ये रहा है कि इमरान खान साहब जो अगला इलेक्शन लड़ेंगे उनका जो बयानी है वो अकाउंटेबिलिटी का ही होगा कि जी, और उसके लिए वो कन्विक्शन इंश्योर कराने के लिए जो बताया जा रहा है कि अब जो कानून आ रहा है उसमें रिटायर्ड जजेस को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज के लिए तरमीम आ रही है। पहले होता था कि जी जो सेशन जजेस थे सर्विंग उनको ही लगाया जाता, अब ये बताया जा रहा है कि रिटायर्ड जजेस भी जो हैं वो होंगे, और ज़्यादा जो चांस है वो यही है कि पहले गिरफ्तारियां होती थी, कन्विक्शन इंश्योर नहीं होती। अब जो फोकस है वो सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट के लिए तो है कि जी उनको जो रिलैक्सेशन और नैब कोई उनके हवाले से कुछ ना इकदाम करे, लेकिन जहाँ तक सियासतदानों का मामला है, मेरा ख्याल है उस हवाले से पीटीआई गवर्नमेंट कोई रिलैक्सेशन नहीं देगी, और मज़ीद बल्कि सख्त होगा मामला, और कानून मज़ीद सख्त होंगे। असनाद, एक रिटायर आदमी को जब आप दोबारा जॉब देते हैं तो वो एक तो रिश्वत होती है, तो आप उससे अपनी मर्जी के फिर काम ले सकते हैं। एक जो कैरियर जज हैं, जो पूरा एक कैरियर गुजार के सेशन जज बनते हैं, उनका एक डिफरेंट वो है, रोल है, वो तो एक सर्विस में होते हैं, उनको निकाला तो नहीं जा सकता, उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और एक पैकेज भी उनका एक पूरा होता है। लेकिन जब एक आप रिटायर्ड शख्स को दोबारा से एम्प्लॉयमेंट देंगे, दोबारा जज बनाएंगे, चाहे वो लाजमी बात है हाई कोर्ट के जज तो रिटायर नहीं लगाए जाएंगे, सेशन जज ही रिटायर लगाए जाएंगे, तो इससे तो डिसीजन मेकिंग में वो असरअंदाज होंगे, सारा कुछ होगा, फिर तो अपनी मर्जी के डिसीजन लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, और यही हमें जो ज़राए बता रहे हैं कि अब ज़रा फोकस जो है वो ये है कि पंजाब में जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हैं, इनकी कन्विक्शन इंश्योर की जाए बिफोर इलेक्शन। अब इसके लिए जो बताया जा रहा है कि भाई रिटायर्ड जजेस या और भी मामला, क्योंकि यही आता है कि जी जजेस की तरफ से डिले होता है और कन्विक्शन इंश्योर नहीं होती, क्योंकि नैब तो जिस तरह अभी इस वक्त नैब और जो एग्जीक्यूटिव हैं वो सेम पेज पे हैं। थोड़ा बहुत मसला आ रहा है वो ये है कि जी जहाँ तक बिजनेसमैन का मामला है या ब्यूरोक्रेट का मामला है, उनको ना जो है वो नैब कुछ ना छेड़े। लेकिन अब देखें, जजेस को पहले नैब नहीं देख सकती, जजेस के कंडक्ट को, जर्नलों के कंडक्ट को भी नहीं देख सकती, अब ब्यूरोक्रेट और बिजनेसमैन, तो सिर्फ क्या सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी नैब करेगी? तो और इसके लिए जो है वो जो इकदाम होंगे, मेरा ख्याल है इसमें पूरा जो मामला है नैब के ओवरऑल जो है इसकी करना चाहिए, और जो इसमें रिव्यू करना चाहिए जो इनका, और जो पावर ऑफ रेस्ट चेयरमैन नैब का है,
इसको जो है रेगुलेट करना चाहिए, और ये इख्तियार जो है वो कम से कम एक बोर्ड के पास, तो ये जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को देना चाहिए, नैब कोर्ट के जज के पास होना जी चाहिए। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिस तरह अख्तर साहब बता रहे थे कि जी ये जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल है नैब, और ये माजी में 20 साल इस्तेमाल होता रहा है, तो इन हालात में और जिस तरीके से अब अगले इलेक्शन से पहले जिस तरीके से नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो बातें निकल रही हैं कि भी जो मौजूदा चेयरमैन नैब है इनको भी ये एक ये लग रहा है कि इनको जो है वो एक्सटेंशन दी जाए कुछ दिनों के लिए, जिस तरह प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को दी गई। और उसमें हैरानगी की बात है कि अपोजिशन ने कोई शोर नहीं मचाया कि एक प्रोसिक्यूटर जनरल जो 3 साल बाद उनको मजीद एक्सटेंशन दी गई, तो क्यों नहीं उन ठीक है असनाद, आपने हमें बड़ी खबरें भी दी हैं। नाजरीन एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद अशतर साहब से पूछेंगे कि नैब के जजेस, रिटायर्ड जजेस को लगाया जा सकता है, और इन्होंने कुछ और बातें भी की, उन पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और असनाद से हम बात कर रहे थे वक्फे से कबल, उन्होंने बड़ी कुछ ज़राए से भी हमें चीज़ें बताई हैं कि हुकूमत इरादा रखती है कि कुछ लोगों को, ख़ासकर पॉलिटिशियन को, नए इलेक्शन से कबल सज़ाएँ मिली हैं, और उसके लिए रिटायर्ड जजों को नैब का जज तैनात करने की तजवीज़ है। इस तजवीज़ पर हम अशतर साहब से बात करते हैं। अशतर साहब, ये असनाद ने तो बड़ी एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन बताई है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से, कि इस किस्म के अब जज रखने की तरमीम तैयार की जा रही हैं कि रिटायर्ड जजों को तैनात किया जाए ताकि कन्विक्शन का अमल जो है वो तेज़ हो। आपको ताज्जुब हुआ इस बात के ऊपर? जी जी बिल्कुल ताज्जुब। मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं हुआ, बिकॉज यही शेवा चला आ रहा है इस गवर्नमेंट का, ये विक्टिमाइज करना है और लोगों को प्रेस करना है, उनको दबाना है किसी भी तरीके से। बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों की, लेकिन हर जगह से आवाज यही आ रही है कि दे आर ऑल डिसअपॉइंटेड। नहीं तो ये रिटायरमेंट जो है उसका मकसद क्या होता है, और उस पार्लियामेंट ने एक रिटायरमेंट की एज क्यों की है? क्योंकि उनके नजदीक, पार्लियामेंट के नजदीक, अवामी नुमाइंदों के नजदीक, जो जीशूर लोग हैं उनके नजदीक, एक एज के बाद वो शख्स उस काबिल नहीं होता कि वो जज कर सके, इसलिए उसको रिटायर करते हैं ना। तो एक आदमी जिसको पार्लियामेंट के कानून के मुताबिक आपने रिटायर कर दिया, उसको आप दोबारा उसको नौकरी देंगे? ये तो अजीब सी बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मकसद भी उसके नज़र आ रहे हैं कि मकासद क्या होंगे, क्योंकि गुज़श्ता 3 साल के दौरान जितने भी केसेस बने हैं, और हम खुद कोर्ट्स में जाते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो नैब के जो वकला हैं या जो नैब की टीमें आती हैं जो उनके साथ जजेस करते हैं, वो सबके सामने, और लोगों को इब्तदाई इंक्वायरी पे गिरफ्तार कर लिया जाता है और साल साल तक जेल में रखा जाता है। तो इस किस्म के वाक़यात तो सामने हैं, बहुत सारे हैं। देखिए, मैं आपके साथ जल्दी से 2-3 चीज़ें शेयर करूंगा जो मेरे मुशाहिदे में आई हैं और जो लोगों से मैंने सीखी। नंबर 1 कि इसमें एनी पर्सन का लफ्ज निकाल देना चाहिए। जो कानून में लिखा है ना कि कोई भी शख्स, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सिटीजन है, चाहे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो एक प्राइवेट पर्सन है, सब उसके दायरेकार में आते हैं। इस दायरेकार को आप डिफाइन कर दें, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो भी एसेट्स वगैरह कोई बनाता है उसका करप्शन के साथ ताल्लुक लाजमी होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, प्रॉपर्टी बनाना तो हर किसी का हक है। हाँ, अगर आपने प्रॉपर्टी बनाई है जो कि नाजायज जराए हैं, बिल्कुल पकड़े, लेकिन आपको पकड़ के ये नहीं कहा जा सकता कि आपने प्रॉपर्टी बनाई, आप बताएं कि जायज तरीके से बनाई है। ठीक है सर, ठीक हो गया? ठीक है सर। सर हम असनाद से भी, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें। असनाद जो अशतर साहब, प्रोसिक्यूटर्स की जो है ना तरबियत, जी जी सर, वो जरूरी है, और पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए उनकी तैनाती होगी। ज़बरदस्त सर। सर सर बिल्कुल सही है। हम असनाद से भी क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ख़त्म हो रहा है। असनाद, ये जो तजावीज़ दी हैं अशतर साहब ने, आप इनको कैसे देखते हैं? और जो कोर्ट्स के डिसीजन मौजूद हैं नैब के हवाले से, हुकूमत उन पर बाउंड है अमल करने की, तो क्यों अमल नहीं किया जाता?
देखिए, मेरा ख्याल है इस मौजूदा हालात में सबसे इम्पोर्टेंट रोल आला अदलिया का है। और आला अदलिया में कुछ फैसले आते हैं कुछ सेक्शन की तरफ से, कुछ जजेस की तरफ से कि जी ये पोलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हो रही है या ये वो इंजीनियरिंग हो रही है, पोलिटिकल इंजीनियरिंग। लेकिन जो मेजॉरिटी में हमने देखा है वहाँ जो बयानिया है इमरान खान साहब का, वो आला अदलिया उसको इंडोर्समेंट मिलती है। सबसे जो बड़ा काम इस वक्त आला अदलिया का है वो ये है कि सिविल लिबर्टीज़ के जो मामलात हैं कि लोगों की जो आज़ादियाँ हैं वो सलब ना हो। कोई अगर किसी ने करप्शन की तो उसको सज़ा लाजमी देनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से 4-4 महीने उनको इन्वेस्टिगेशन स्टेज में और जेलों में रखा जाए और उनकी जो है वो जो अपनी सियासी वफादारियाँ उनको तब्दीली के लिए उन पर दबाव डाला जाए, ये चीज़ गलत है। और माजी में भी होता रहा है और ये चीज़ बड़ी अनफॉर्चुनेट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो आला अदलिया का, उन्होंने ये चीज़ें देखनी है। और मेरा ख्याल है कि इसमें भी अगर वो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस का रोल आता है तो मेरा ख्याल है अदलिया मज़ीद कंट्रोवर्शियल होगी। और इस हवाले से ये है कि मैं गालिब इम्कान है कि अदलिया में भी दो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लास्ट राय आपकी क्या है नैब तरमीम? नहीं, तरमीम तो लाजमी होनी चाहिए। नैब से ना आपकी इकानमी नहीं चल रही, जो हालात बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ नैब को सियासतदानों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड जो है वो चीज़ें होनी चाहिए और किसी को ये नहीं फेवर होनी चाहिए कि कोई सियासी गवर्नमेंट का आदमी है या कोई किसी और इदारे का है तो उसको जो है वो रिलीफ मिल जाए। असनाद साहब बहुत शुक्रिया, अशतर उसाब साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे की बात करेंगे गुज़श्ता 3 साल में मुल्क में जो महंगाई हुई और गुज़श्ता चंद दिन के दौरान जो इकदाम किए गए हैं पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से और यूटिलिटी स्टोर पर ज़रूरी अशिया की कीमतों में जो अचानक इजाफा किया गया, इससे क्या असरात आएंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और आपने देखा गुज़श्ता 3 साल के दौरान जो ख़ासकर महंगाई की ने सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट डाला है वो आम आदमी पे डाला है। और लगता ये है कि पाकिस्तान में मिडल और लोअर मिडल क्लास जो है वो ख़त्म होकर रह गई है। और गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान भी जिस तरह पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफ़ा हुआ और अब यूटिलिटी स्टोर्स पर जो ज़रूरी अशिया है उनकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, वो उससे इतना फ़र्क इसलिए पड़ता है कि वो मार्केट में एक बेंच मार्क से तौर पर देखी जाती हैं। और हुकूमत से अगर पूछा जाए इन बारे में तो हुकूमत का एक ही जवाब होता है, चाहे बिजली की कीमतें हों, गैस की कीमतें हों, पेट्रोलियम प्राइसेस हों या खाने पीने की अशिया हों, तो यही कहा जाता है कि जो साबका 2 हुकूमत थी 2008 से 2013 की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नून की, तो वो ज़िम्मेदार हैं और उनका बोया हुआ हम काट रहे हैं और इकानमी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी साहब, ये मेंबर हैं इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल के, इकानमिस्ट हैं। इसके साथ हमें जल्द ही पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं आबिद कयूम सुलहरी साहब। सुलहरी साहब, आप क्योंकि जो इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल है उसके भी मेंबर हैं और उसके इजलासों में भी शिरकत करते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके कई इजलासों की चेयर की हैं, तो आप क्या समझते हैं ये चीज़ें जो हो रही हैं ख़ासकर इन्फ्लेशन के हवाले से, ये नागुज़ीर हैं और इनके इम्पैक्ट को रियलाइज़ नहीं किया जा रहा है इकनॉमिक टीम के, इसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है? क्योंकि लोग तो बड़े तंग हैं, लोगों की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, लोग ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना वो कुकिंग ऑयल ख़रीदने की ताकत रखते हैं, ना ही अब जो ख़ासकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोलियम प्राइसेस की और यूटिलिटी स्टोर पर, इससे मार्केट पर बड़ा इम्पैक्ट आएगा और आम चीज़ें मज़ीद महंगी हो जाएंगी। तो आप किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये किसी भी जो इलेक्टेड हुकूमत जिसको कि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में लोगों को फेस करना है, ये उसके लिए उतना ही पेनफुल होगा जितना कि लोगों के लिए पेनफुल है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि शायद हुकूमत के कंट्रोल में हैं, उसके बस में है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हुकूमत के बस में भी नहीं है। हुकूमत के बस में जो पहले चीज़ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, वो ये तो कर सकती है गवर्नेंस बेहतर बनाए, जो मंडी का थोक का रेट है और जो रिटेल की प्राइस है पेरिशेबल कमोडिटीज की, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे। लेकिन जो चीज़ें उसके बस में नहीं है वो वहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है जब चीज़ों को आलमी मंडी की कीमतों से जहाँ पे लिंक किया जा रहा होता है। जैसे कुकिंग ऑयल की जब हम बात कर रहे हैं तो कुकिंग ऑयल आप देखें पिछले
4-5 महीने में कोविड की वजह से जो रिकवरी वैक्सीनेशन के बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी आ रही है, तो आप देखें कि कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, कुछ 40% के करीब कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हुई है। आबिद साहब, मैं सिर्फ आपसे, क्योंकि आप पॉलिसी लेवल पर बैठे हैं, मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जो इन्फ्लेशन हुआ है 3 साल के दौरान, महंगाई हुई है, 7 to 80% जो है पॉलिसी जो डिसीजन है उनका इम्पैक्ट है, जिसमें आपका रुपया डिवैल्यू होना, जिसमें आपके टैक्सेशन के मैयर हैं, जिसमें आपके चीनी को जिस तरह शुगर मिलों को साथ ट्रीट किया गया और ये कहा गया कि जी 70 से भी नीचे आएगी और आज चीनी 110 रुपये पे चली गई है। इस तरह बाकी भी पॉलिसी लेवल के डिसीजन है और एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर भी आपके सामने है। 3 साल में 4 वजीर ख़जाना तब्दील हो चुके हैं, 4 चेयरमैन FBR तब्दील हो चुके हैं, बाकी चीज़ें भी इसी तरह हैं। तो आप किस तरह समझते हैं कि हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है? मुझे तो मिसमैनेजमेंट और गवर्नेंस के इशू लग रहे हैं और पॉलिसी डिसीजन जो हैं वो एक मिनिस्टर कुछ करता है, 6 महीने बाद दूसरा वजीर आता है, फिर तीसरा वजीर आता है, फिर चौथा आता है, वो कहते हैं पहले ने गलत किया, दूसरे ने गलत किया। तो मुझे तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ नज़र आ रही हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, चीनी और आटे पे तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। पिछले 2 सालों में चीनी और आटे पे हुआ वो तो सरासर एडमिनिस्ट्रेटिव जो था वो ग्रिप ना होना जाहिर करता है गवर्नेंस के वहाँ पे मसाइल पे। जो रुपए की कीमत जो है, रुपए की कीमत को कम करना नागुज़ीर था, क्योंकि आपके पास ये कैपेसिटी नहीं थी उस वक्त कि अपने रिजर्व से डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में कैश कराते रहे और रुपए को स्टेबल रखें। जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं होंगे तो आप रुपए की कीमत को मसनूई तौर पर मुस्तकिल नहीं रखें। ठीक है। कयूम साहब, आबिद साहब आप हमारे साथ ही रहिए। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर में हमारे साथ हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। कायरा साहब, हुकूमत से जब हम पूछते हैं ये इन्फ्लेशन के बारे में, वज़रा से आपने देखा होगा कि हम सवाल करते रहते हैं, तो वो कहते हैं इस मुल्क में इस वक्त जो महंगाई हो रही है उसके ज़िम्मेदार 2008 से 13 की पीपल्स पार्टी की हुकूमत और 13 से 18 की नून लीग की हुकूमत है। इसके अलावा कोई जवाब नहीं होता। तो आपके दौर में भी पेट्रोल जो इंटरनेशनल मार्केट में आयल था वो $150 तक गया था। तो आप क्या समझते हैं? और ख़ासकर आपका जो नारा है पीपल्स पार्टी का, रोटी कपड़ा और मकान, आजकल तो वो दस्तयाब नहीं है। तो आप ये इल्ज़ाम को कबूल करते हैं कि आप जिम्मेदार हैं जो 3 साल के दौरान महंगाई हुई है? मेरा ख्याल है कि 1970 से ऑनवर्ड इस मुल्क में जो कुछ हुआ है वो हम ही जिम्मेदार हैं। भले वो ज़ियाउल हक के दौर में हुआ हो, भले वो हेलो जी सर, जी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ जी, शायद 1970 से लेके हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही कसूरवार हैं। भले ज़ियाउल हक के दौर में कुछ चीजें खराब हुई थी, वो भी हम ही जिम्मेदार थे। मियां साहब के दौर में हुई, हम ही के जिम्मेदार थे। और मुशर्रफ के दौर में वो भी सारे कसूर हमारे ही हैं। यानी कोई हैरानगी की बात है। हमारे जैसे मुल्कों के अंदर एक बात याद रखिए, कोई हुकूमत आजादाना अपनी पॉलिसी नहीं बना सकती, इसलिए कि वसाइल कम होते हैं, मसाइल ज्यादा होते हैं। ये बड़ा सिंपल फलसफा है। और किसी भी गवर्नमेंट को इतना स्पेस नहीं मिला। इन 2008 से 2013 की हुकूमत को आप कहें कि जी वो जिम्मेदार थे, कभी इन्होंने आपको ये भी बताया है कि 2008 से 2013 में हालात क्या थे मुल्क के? दहशतगर्दी कहाँ पहुंची हुई थी? आलमी मंडी में क्या कोहराम मचा हुआ था? तेल की कीमतें कहाँ पहुंची हुई थी? मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं था। कोई बायर आपके मुल्क में आके यहाँ से आपकी कीमत चीजें खरीदने को तैयार नहीं था, बल्कि आपके लोगों को दुबई जाके मार्केटिंग करनी पड़ती थी, सिंगापुर। कोई बैंक आपके साथ LC खोलने को तैयार नहीं था, काउंटर गारंटियां आपसे ली जा रही थी। उन हालात में मुल्क आपको मिला जब आपकी फौज के ऊपर हमले हो रहे थे, पुलिस पे हमले हो रहे थे, जब पाकिस्तान में ना कोई इबादत गाह महफूज थी, ना कोई सड़क महफूज थी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हालात नहीं है। आज तो आलमी मंडी में भी वो कोहराम नहीं है। आज तो तेल की कीमतें भी $150 पे नहीं गई है। फिर क्या क्या हो गया? हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हुकूमतों के पास स्पेस कम होती है। जहां तक ताल्लुक है, ये सुलैवी साहब दुरुस्त कह रहे थे कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। मैंने नहीं देखा कि इनकी हुकूमत के जो लोग हैं, वज़रा है या बाकी लोग हैं, उन्होंने मार्केट को प्रॉपर तरीके से आगे मैनेज करने की कोशिश की हो। और वो वज़ीर आज़म साहब वैसे भी कहते रहते हैं कि हम अनएक्सपीरियंस्ड हैं, हमें पता नहीं है, हमें तजर्बा नहीं है। दूसरा ये है कि आपने कुछ फैसले वो करने होते हैं
जो आलमी इदारे और आपके जो इकोनॉमी के माहिरीन हैं वो कुछ और बातें आपको बता रहे होते हैं। हमारे दौर में भी ऐसा ही होता था, लेकिन आपने अपने पाकिस्तान के लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को, उनकी कुव्वत खरीद को, उनके हालात कार को सामने रखते हुए फैसले करने हैं। इकनॉमिक टीम तो आप ही की है, ये 2008 से 13 वाली है, इस वक्त भी इनके पास हफीज शेख थे या शौकत तरीन साहब, ये तो आप ही के लोग हैं। बड़ी अच्छी बात कही। हमारे दौर में थे दोनों अहबाब, हफीज शेख साहब भी कुछ अरसे के बाद उनको अलहदा होना पड़ा था और शौकत तरीन साहब को भी, लेकिन उनके साथ जब हम लोग यानी हमारी पार्टी बैठी थी तो उस पार्टी का अपना विजन और फलसफा था कि ठीक है आलमी हालात ऐसे हैं, हमने भी IMF के साथ जाके डील की थी, हमने भी करेक्टिव मेजर्स लिए थे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को सामने रखते हुए, उनके हालात कार को सामने रखते हुए उस वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक ऐसा आगाज किया था जो दो तरह काम आया। एक तरह उसने डायरेक्टली लोगों को, गरीब तरीन लोगों को सब्सिडी दी, उनको एक कुशन दिया परचेजिंग पावर का। दूसरा वो पैसा मार्केट में फ्लोट हुआ, तकसीम हुआ, फैला, और उसके नतीजे में एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो गई, तनख्वाहें बढ़ी, तो उससे भी यही हुआ कि एक तरफ तो लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी, जब उन्होंने खरीदारी की, जब उन्होंने उस पैसे को खर्च किया तो मार्केट में रोटेट होने से एक तरफ मार्केट में तेजी आई, दूसरी तरफ गवर्नमेंट को टैक्सेशन में बेहतरी आ गई। तो ये आपके फैसले होते हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ द डे दें कि हमने लोगों को रिलीफ कहाँ से देना है। सिर्फ बाबुओं के कहने पे, सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक या इकोनॉमी के एक मिनट जरा, अगर इकोनॉमी के माहिरीन के कहने पे आपने सारे फैसले लेते जाना है तो ये तो फिर हुकूमत की तो कोई जरूरत नहीं है, फिर जो टेक्नोक्रेट्स बैठे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से चला लेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। कयूम सुलैरी साहब, आपसे ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है उन्होंने कि इकानमिस्ट ने फैसले करने हैं, जो हुकूमत की इकानमी टीम है, और आप भी उसका हिस्सा हैं। और प्राइम मिनिस्टर ख़ुद जब से नए वज़ीर ख़जाना हैं वो कहते रहे हैं कि वो मज़ीद लोगों पर बोझ नहीं डालेंगे, उसके बावजूद ये इक़दामात सामने आ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से ये सारी चीज़ें हो रही हैं या प्राइम मिनिस्टर अब भी कंसर्न है? प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न तो नजर आता है उनकी मीटिंग्स में। ये बात बार बार दोहराई जाती है कि अवाम पे बोझ जो है वो महंगाई का उसको कम किया जाए, मैयर जैसे लिए जाएं जिससे लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो बेहतर हो सके। लेकिन जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर आप हमसाया मुल्क को देख लें तो पिछले 2 महीने में इंडिया में 35 दफा पेट्रोलियम की कीमतें जो है उनमें इजाफा हुआ है। इस वक्त जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो सिंपली बाहर चली जा रही है। इनमें जरूर इसको हुकूमत को इस वक्त कसूरवार गर्दानता पेट्रोल की कीमतों पे इजाफे में। अगर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा हो रहा होता तो पेट्रोलियम लेवी जो है वो तो इस वक्त बिल्कुल जीरो है। डीजल पे लेवी ली जा रही है लेकिन पेट्रोल पे तो कोई लेवी नहीं है। तो जो टैक्सेस हैं ओवरऑल जो पेट्रोल पे लिए जा रहे हैं वो हमारी जो कंजम्पशन का जो मोस्टली है 65% तो वो तो डीजल ही है। हाँ, तो उस पे 1 रुपया 90 पैसे की लेवी है सिर्फ। तो अगर आप जो बजटेड है, जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब के बजट से ऑनवर्ड हर बजट में 30 रुपए तक की लेवी रखी जा रही है। तो लेवी जो है उसमें लेवी की वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ रही है, बल्कि पेट्रोलियम प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ी हुई है। ये अगर आपको याद हो तो पिछले साल इन्हीं दिनों में तकरीबन $35 पर बैरल थी, जो कि आज का जो रेट है वो $75 पर बैरल है। और अगर इस वक्त सितंबर के जो सौदे हो रहे हैं वो इससे भी महंगे हो रहे हैं। तो सुलारी साहब $150 बैरल पर भी रही है पीपल्स पार्टी के दौर में, लेकिन प्राइसेस देखिए उस वक्त आप एक्सचेंज रेट को भी देखिए ना। पीपल्स पार्टी के दौर में जो एक्सचेंज रेट था वो 67 रुपीज डॉलर, 68 रुपीज डॉलर, इसके ऊपर नहीं था। आज का जो एक्सचेंज रेट है अगर आप उसके हिसाब से देखते हैं तो जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं अभी भी ये 72 सेंट के लगभग हैं पर लीटर। और ये तकरीबन अगर आप पिछली हुकूमतों में भी देख लें तो यही चीज जो है ये चल रही होती है। और मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज रेट को रुपए की कीमत जो है उसको मसनूई तौर पर काम देना वो पॉसिबल नहीं था। $42 बिलियन, $42 अरब जो थे वो पहले 6 साल में
5 साल जो PMLN की गवर्नमेंट और 1 साल जो PTI की हुकूमत, तो $6 बिलियन साल के आप अफोर्ड नहीं कर सकते इंटरनेशनल जो ओपन मार्केट में उनको सेल करके रुपए को इससे काम देना। अगर आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के डॉलर नहीं आ रहे, एक्सपोर्ट के डॉलर नहीं आ रहे, तो आप कहाँ से लेके आएंगे? बारो करके तो आप रुपए को मुस्तहकम नहीं रख सकते, क्योंकि उसका असर जो है वो डायरेक्टली आपकी इंडस्ट्री पे और आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे पड़ रहा होता है। तो जाहिर है ये एक बैलेंस रखना मुश्किल काम होता है। इस वक्त हुकूमत जो है डिस्पाइट एक प्रो ग्रोथ बजट देने के, मेरा नहीं ख्याल कि वो फूड और एनर्जी की जो इन्फ्लेशन है उनको रोक पाएगी। हुकूमत ये कर सकती है कि जो लोगों की कुव्वत खरीद है उसको मजबूत करे, सोशल सेफ्टी नेट्स को बेहतर बनाए। ठीक है आबिद साहब, आपका वैलिड पॉइंट है कि हुकूमत फूड और जो एनर्जी का इन्फ्लेशन है वो रोक नहीं पाएगी। कायरा साहब, ये 3 साल से हो रहा है, बिजली के टैरिफ में तकरीबन जो बुनियादी टैरिफ है 6 रुपये इजाफा हो चुका है। कुकिंग ऑयल आप देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें। अपोजिशन किधर है? आपके दौर में या नून लीग के दौर में तो जो अपोजिशन थी वो सड़कों पे निकल आती थी। इतनी ज़्यादा महंगाई, अवाम चीख रहे हैं और अपोजिशन खामोश बैठी है। तो आपकी स्ट्रेटजी है क्या पीपल्स पार्टी की और बाकी अपोजिशन जमातों की? बाकी देखिए, अपोजिशन का एक काम ये होता है कि वो एजिटेट करे इस इशू को। कौन सी वो तकरीर है, जलसा असेंबलियों में हो, जलसों में हो, रैलीज में हो, या टॉक शोज में हो, या मीडिया के अंदर कोई डिस्कशन हो, कौन सी वो जगह जहाँ अपोजिशन के लोग इस मामले को एजिटेट नहीं कर रहे? हाँ, सड़कों पे आके अगर कोई पखियां नहीं झल रहे हम लोड शेडिंग के खिलाफ, तो वो आपको पता ही है कि हमारा मिजाज जरा मुख्तलिफ है। हम एहतजाज तो करते हैं, लेकिन वो एहतजाज जो गाड़ियां जलाना शुरू कर दे जिससे लोगों की जिंदगी में और तलखियां आ जाए, उससे एतराज करते हैं। बाकी अपोजिशन अपना रोल अदा कर रही है। और दूसरी गुजारिश आपसे ये भी है कि ये जो सलैरी साहब फरमा रहे थे ना कि इस वक्त मुल्क के हालात और एक्सचेंज रेट की वजह से बहुत सारे फर्क आए, बहुत सारे फर्क हमारे दौर में भी थे। इसी तरह हाथ टाइट था और पाकिस्तान, मैंने कहा ना, दहशतगर्दी का शदीद शिकार था। आपके ऊपर इतना बड़ा दबाव था कि आपके जो बैंकों की एलसियां थी, कोई एलसी खोलने को तैयार नहीं था, इवन आपके बैंकों की एलसियां कबूल करने को तैयार नहीं थे। उन हालात में भी हमने मुल्क को चलाया ना। आज आप उससे ज्यादा कर्ज भी लिए जा रहे हैं और पिछली गवर्नमेंट को मुर्दे इल्जाम भी दिए ठहराए जा रहे हैं। यहाँ पे हुकूमत ने लोगों की जिंदगी में कौन सा सेफ्टी नेट उन्होंने नया शुरू किया है? पहले से मौजूद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसका नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम रख लिया है। इतने सारे लंगर खाने खुल गए हैं सर। प्लीज 1 मिनट जरा। सवाल ये है कि इमरान खान साहब कहते रहे कि हम तेल की कीमतें कम करेंगे, हम बिजली की कीमतें कम करेंगे। वो मुस्लिम लीग को और हमें मुर्दे इल्जाम ठहराते थे कि इन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर टैक्स लगाए हुए हैं। क्या जितना रेट बढ़ रहा है प्रोपोर्शनेटली टैक्सेशन नहीं बढ़ जाती? जितने रेट बढ़ाए जाते हैं बिजली के, जितना रेट बढ़ाया जाता है तेल का, क्या उतना ही प्रोपोर्शनेट सेल्स टैक्स या बाकी टैक्सेस बढ़ नहीं जाते? क्या हुकूमत अपने टैक्स फ्रीज करती है? आंसर इज नो। तो ये कहना कि गवर्नमेंट, कारा साहब हमारे पास टाइम नहीं है, आप प्लीज क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें। आप क्लोजिंग रिमार्क्स चंद मिनट। जी सर। मुझे कारा साहब आप क्या सर? जी क्लोजिंग रिमार्क्स चाहिए, टाइम खत्म हो रहा है सर। इमरान खान साहब और उनकी टीम को चाहिए कि वो कौम के सामने आके पहला इकरार तो ये करें कि वो इलेक्शन में झूठ बोलते रहे। उन्होंने गलत वादे किए। उन्हें पता था कि तेल की कीमतें कम नहीं हो सकती, कमोडिटी प्राइसिंग कम नहीं हो सकती। उन्हें पता था कि उनको सख्त मैयर्स देने पड़ेंगे। इसके बावजूद उन्होंने लोगों से गलत वादे करके वोट दिए। पहले तो इसमें माफी मांगे कौन से, और दूसरा अपनी आंखें खोलें, एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर्स लें जिसके जरिए कमोडिटी प्राइसिंग जो है वो कंट्रोल हो। और तीसरा ये करना चाहिए कि हुकूमत को थोड़ा सा मार्केट इकोनॉमी के तहत भी चीजों को ठीक करने की जरूरत है, उसका भी ख्याल करें और लोगों के हालात कार को भी देखें। ये ना हो कि इकोनॉमी दुरुस्त करते करते आने वाले दिनों में जो हमें खदशा है ये अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल का, उसके साथ अगर महंगाई का ये जिन भी इकट्ठा हुआ तो ये बहुत खौफनाक एक्सप्लॉयटेशन होगी। इन दोनों को साथ रखते हुए कुछ मैयर्स ले। कारा साहब बहुत शुक्रिया आपका। आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, आखिरी मिनट है, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स चाहिए कि हुकूमत किस तरह इस महंगाई को कम करे, कंट्रोल करे, सस्टेन करे। इस तरह अगर इजाफा होता रहा तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो सकती है।
देखिए, हुकूमत का सारा फोकस इस वक्त लोगों की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने में होना चाहिए, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करने में और टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ, और जो सोशल सेफ्टी नेट है उनको मजबूत बनाने की तरफ, ताकि ये जो कमोडिटी प्राइसेस जो बढ़ती चली जा रही हैं, लोग जो हैं उनको कम से कम उनके बस में रहे इन चीज़ों को अफोर्ड करना। डायरेक्टली हर चीज़ जो है उस पर हुकूमत उसके रेट जो है उनको इंटरफियर नहीं कर सकती है। आटा जो है उसको तो देखा जा सकता है हुकूमत के लिए कि व्हीट की इशू प्राइस जो है जैसे कि पहले से वो सब्सिडाइज होती है, लेकिन हर चीज जो है वो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। ओपन मार्केट इकोनॉमी है, लेकिन इसमें ये हुकूमत को जरूर करना होगा कि वो हर मुमकिन स्टेप्स ले लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ाने के लिए। ठीक है सर। आवे साहब टाइम ख़त्म हो गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती, मार्केट इकानमी है। इसी के साथ हमें दीजिए अगले हफ्ते तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।